हेलो एवरीवन, मैं करूण ट्यूटर जोन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने बात किया था पिछली वीडियो में कि एनपीओ होता क्या है, उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में बात किया था। और आज हम बात करने वाले हैं एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। जिस तरीके की बाकी हमारी बिजनेसेस होते हैं उन सब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, उसी तरीके से एनपीओ भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। एनपीओ कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है? अगर आप बात करो एनपीओ की, तो एनपीओ 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। कौन कौन से? उसमें सबसे पहला आता है आपका रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट जो बनाती है उसे कहते हैं हम रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। हमेशा रिसिट्स और पेमेंट्स नाम लिखोगे आप यहाँ पे, क्योंकि एक सिंगल रिसिट या सिंगल पेमेंट नहीं आता, इसीलिए रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट नाम इसका आएगा। और दूसरा अकाउंट इसके अंदर आप बनाते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा अकाउंट जो आप बनाते हो, तीसरा बनता है आपका बैलेंस शीट। अब इसके बाद एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ये क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से आप इसको रिकॉर्ड करते हो। देखो, सबसे पहले अगर आप बात करो रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की, अगर आप रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की बात करो तो इसके बारे में कुछ पहले बेसिक चीजें हैं वो आप हमेशा ध्यान रखना, उनके बाद आप ये अकाउंट बनाना। रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की अगर आप बात करते हो तो रिसिट्स और पेमेंट अकाउंट आपका जिस तरीके से आप कैश बुक बनाते थे 11th क्लास में, ये आपका एक तरीके का कैश बुक ही होता है, जिसके अंदर सारे रिसिट्स, चाहे वो आपका कैपिटल ट्रांजैक्शन का हो चाहे आपका रेवेन्यू नेचर का हो, दोनों नेचर की ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड होती है, चाहे वो आपका रेवेन्यू नेचर का हो चाहे आपका कैपिटल नेचर का हो। और पेमेंट्स के टाइम में भी आपके दोनों ही तरीके के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, चाहे आपका कैपिटल नेचर का हो चाहे आपका रेवेन्यू नेचर का हो। तो एक चीज इसके अंदर हमेशा याद रखना, बोथ transactions are recorded whether it is capital nature और रेवेन्यू नेचर। चाहे आपका कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, दोनों तरीके की ट्रांजैक्शन इसके अंदर आप रिकॉर्ड करोगे। इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं? जिस तरीके से आप कैश बुक बनाते थे उसी तरीके से रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी आप बनाओगे। रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसिट्स और पेमेंट अकाउंट में भी सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे इसका। जिस तरीके से आपने कैश बुक को स्टार्ट करते थे तो आप कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, उसी तरीके से इसका भी आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। आपके डेबिट साइड में रिसिट्स आएंगे, क्योंकि आप जो भी कैश का आपका रिसिट होता था आपका डेबिट साइड में आता था, ये आपका रिसिट्स अकाउंट आ जाएगा। मैंने बोला आपको एक तरह इसको कैश बुक ही मानना है, ये प्योर कैश बुक तो नहीं है लेकिन कैश बुक की तरीके से ही है, तो आप इसको कैश बुक मान सकते हो। तो रिसिट साइड जो भी आएगा, रिसिट साइड में आपके कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर वाली सारे अमाउंट जो भी रिसीव कर रहे होंगे वो आपके रिसिट साइड में आ जाएगा। और जो भी पेमेंट्स होंगी सारी पेमेंट्स आपकी क्रेडिट साइड में चली जाएंगी। ये आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड और ये है आपका डेबिट साइड। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कहां से करोगे? इसकी स्टार्टिंग आप करोगे बैलेंस से। जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, बैलेंस बीडी, चाहे आपका वो कैश इन हैंड होगा या तो कैश एट बैंक होगा। और वहीं अगर आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तो ओवरड्राफ्ट की हमेशा स्टार्टिंग राइट साइड से होगी, क्रेडिट साइड से होगी, जिसको आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होगा। उसके बाद जितनी भी आपकी पेमेंट्स होंगी इन दोनों का आप टोटलिंग कर लेना, इन दोनों की टोटलिंग आप रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद जितना भी आपका टोटल बैलेंस आएगा, जो भी आपकी पेमेंट्स आएंगी, वो सारे पेमेंट्स सारे रिसिट्स आपकी इस साइड में चली जाएंगी, डेबिट साइड में। सारे रिसिट्स चाहे आपकी रेवेन्यू नेचर वाली हो चाहे आपकी कैपिटल नेचर वाली हो, सारे आपके रिसिट्स यहाँ पे आ जाएंगे, सारी पेमेंट्स आपकी यहाँ पे चली जाएंगी। जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप एसेट्स को परचेज करने के लिए कोई पेमेंट कर रहे हो या किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की पेमेंट कर रहे हो, आप हर तरीके की पेमेंट आपकी क्रेडिट साइड में चली जाएगी और हर तरीके के रिसिट आपका डेबिट साइड में चला जाएगा। फिर उसके बाद एट द एंड दोनों साइड की आप बैलेंसिंग करोगे। बैलेंसिंग करने के बाद जो भी आपका डिफरेंस आ जाएगा वो आपका हो जाएगा बैलेंस सीडी। यहां आ जाएगा आपका बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी में अगर आपका कैश इन बैंक जो भी अमाउंट है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो भी सिचुएशन हो, यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस
इनकी टोटलिंग करने के बाद। और वहीं अगर आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस आता है तो आपका बैलेंस बच जाएगा डेबिट साइड में, जिसको आप लिख दोगे यहाँ पे टू बैलेंस CD। जो भी आपका डिफरेंस, अगर आपका डेबिट साइड में डिफरेंस बचता है तो ये आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। और वहीं पे अगर आपका क्रेडिट साइड में आपका डिफरेंस बचेगा तो या तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का नॉर्मल बैलेंस होगा। उसके बाद अगर आप बात करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका एक तरीके से जैसे आप पीएनएल अकाउंट बनाते थे, ये सेम इसको आप एक तरीके का अपना पीएनएल अकाउंट आप बोल सकते हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को आप अपना पीएनएल अकाउंट बोल सकते हो। पीएनएल अकाउंट कैसे? देखिए, पीएनएल अकाउंट में आप क्या करते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका अगर आप फॉर्मेट बना के देखो तो जिस तरीके से आप अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स लिखते थे, सेम उसी तरीके से यहां पर भी आपके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे और आपके क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आ जाएंगी। बट एक चीज याद रखना, ये आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये एक तरीके का आपका नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का हमने रूल पढ़ा था कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इसी वजह से डेबिट साइड में सारे आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं और क्रेडिट साइड में सारी आपकी इनकम्स आ जाती हैं। जो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम्स आएंगे, सिर्फ इसके अंदर ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स यहां पे आपकी रिकॉर्ड होंगी और जितने आपके सिर्फ और सिर्फ ओनली रेवेन्यू इनकम्स यहां पे रिकॉर्ड होंगी। सिर्फ रेवेन्यू नेचर वाले ही ट्रांजैक्शंस आप यहां पे रिकॉर्ड करोगे। और एट द एंड जो भी आपका बैलेंस आएगा टोटलिंग करोगे। टोटलिंग करने के बाद अगर आपका, जैसे आपका पीएनएल में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, तो यहां पे आपका या तो सरप्लस आ जाएगा, अगर आपका डेबिट साइड में बैलेंस बचता है तो ये आपका सरप्लस आ जाएगा, क्रेडिट साइड में डिफरेंस अगर आपका बचता है तो वो आपका डेफिसिट आ जाता है। और एट द एंड आप बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट आपका जैसे आप नॉर्मल बनाते थे वैसे यहां पर भी बैलेंस शीट बनती है, बस फर्क ये होता है इसमें आपको कई बार दो बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसकी फाइनलाइजेशन करने के लिए। जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट को कभी बैलेंस शीट नहीं बोलते, उसको आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। अब इसके बाद बैलेंस शीट के बारे में और इसके आगे के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं लाइक फंड बेस्ड अकाउंटिंग वगैरह, उन सब के ट्रांजैक्शंस की बात हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में आप इसको शेयर कीजिएगा, अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।